हेलो फ्रेंड्स, मार्केट मैट्रिक्स में आपका स्वागत है। जहां हम एक पर्टिकुलर स्टॉक का फंडामेंटल और टेक्निकल एनालिसिस करते हैं और जानते हैं कि क्या ये स्टॉक में पोटेंशियल है इन्वेस्टर्स के वेल्थ को मल्टीप्लाई करने का। फ्रेंड्स, ये वीडियो थोड़ा सा अलग होने वाला है, थोड़ा सा डिफरेंट होने वाला है, क्योंकि आज की वीडियो में हम डिटेल एनालिसिस करने वाले हैं ऑफ जुबिलिएंट इंग्रेविया। सो अब तक हमने जितने वीडियोस बनाए हैं वो सारे शॉर्ट एनालिसिस रहे हैं वैल्यू स्टॉक्स के, जिसमें हम बेसिक आइडिया लेते हैं एक पर्टिकुलर कंपनी का, उसके बेसिक बेसिक पैरामीटर्स अंडरस्टैंड करते हैं, चार्ट्स पे देखते हैं उसका राइट एंट्री एग्जिट एंड इस तरह से हम अब तक एनालिसिस करते आए हैं। ये वीडियो में हम डिटेल एनालिसिस करेंगे, फंडामेंटल एनालिसिस करेंगे जुबिलिएंट इंग्रेविया लिमिटेड का। सो फंडामेंटल एनालिसिस के भी दो पार्ट्स होते हैं, एक क्वांटिटेटिव एनालिसिस रहता है और एक क्वालिटेटिव एनालिसिस रहता है। सो आज के वीडियो में हम मेजरली उसके क्वालिटेटिव एनालिसिस के सेगमेंट पे टैप करेंगे। सो इस वीडियो में हम कंपनी जो इंडस्ट्री से बिलोंग करती है, इट इज द केमिकल इंडस्ट्री, उसका एक बेसिक ओवरव्यू लेंगे, कंपनी का हिस्ट्री अंडरस्टैंड करेंगे, कंपनी के मैनेजमेंट, वैल्यू चेन, उसका बिजनेस मॉडल क्या है, कंपनी के प्रोडक्ट्स क्या क्या है, प्रोडक्ट्स के फ्यूचर प्रॉस्पेक्ट्स कैसे हैं, और कंपनी और इंडस्ट्री से रिलेटेड पोटेंशियल रिस्क, इनके बारे में भी हम आगे डिस्कस करेंगे। तो जो केमिकल इंडस्ट्री है वो बेसिकली कुछ सेगमेंट्स में डिवाइडेड रहती है। जैसे बल्क केमिकल्स, उसमें वो केमिकल्स होते हैं जो वेरी लार्ज स्केल पे बनाए जाते हैं, जिनमें आप सॉल्ट, क्लोरीन, कॉस्टिक सोडा, एस या फिर एसिड्स, ये सारी चीजें आप कंसिडर कर सकते हो। फिर आते हैं स्पेशलिटी केमिकल्स, जो स्पेसिफिक पर्पस के लिए बनाए जाते हैं, जिसमें जो एग्रोकेमिकल्स हो गए, एडेसिव्स हो गए, फ्रेग्रेंसेस, पेंट्स, टेक्सटाइल्स वगैरह में यूज होते हैं। फिर आता है एग्रोकेमिकल्स जो क्रॉप प्रोटेक्शन के लिए यूज किए जाते हैं मेजरली, लाइक हर्बिसाइड्स, पेस्टिसाइड्स एंड स्टफ्स लाइक दैट। पेट्रोकेमिकल्स वो केमिकल्स होते हैं जो पेट्रोलियम या नेचुरल गैस से प्रोक्योर किए जाते हैं। पॉलीमर्स में आप नेचुरल पॉलीमर्स जैसे रबर, सिल्क, इन सब में यूज होते हैं। फर्टिलाइजर्स जो अगेन वो एज अ फर्टिलाइजर्स यूज होता है, वो फर्टिलाइजिंग केमिकल्स जिसे कहते हैं। तो एक शॉर्ट डायग्राम है, आप यहाँ पर देख सकते हो। अपस्ट्रीम करना, अपस्ट्रीम होना मतलब बैकवर्ड इंटीग्रेशन करना, एंड डाउनस्ट्रीम मतलब फॉरवर्ड इंटीग्रेशन को इंडिकेट करता है। सो 3 कैटेगरीज जैसे इनऑर्गेनिक, ऑयल एंड गैस और इंडस्ट्रियल गैसेस। इनऑर्गेनिक्स में सॉल्ट्स, कार्बोनेट या ओज वगैरह आते हैं, जिनसे फर्टिलाइजर्स बनाए जाते हैं, और उनसे ही क्लोरीन, सोडा ऐश, सिलिकॉन वगैरह प्रोक्योर किया जाता है, जो स्पेशलिटी केमिकल्स में यूज होता है। अगेन ऑयल एंड नेचुरल गैस के भी, जैसे नेचुरल गैस, ऑयल या वो सारी चीजें, उनसे इथेन, प्रोपेन, इथिलीन जैसे एलिमेंट्स बनाए जाते हैं। जो स्पेशलिटी केमिकल जो बाद में कंज्यूमर केमिकल जैसे टूथपेस्ट, सोप्स या कोई भी आप कॉस्मेटिक वगैरह अंडरस्टैंड कर सकते हैं, वो बनते हैं। फिर जो इंडस्ट्रियल गैसेस है, उसमें इंडस्ट्रियल मैन्युफैक्चरिंग के लिए ये नाइट्रोजन, ऑक्सीजन जैसे गैसेस यूज किए जाते हैं। जो सेकंड पॉइंट मैं आपको बताना चाहूंगा, विच इज रिगार्डिंग द शिफ्ट। अगर आप ओवरऑल केमिकल इंडस्ट्री को इन अ स्पैन ऑफ 25 to 30 ईयर्स के अगर आप स्पैन में देखोगे, तो आपको एक सटल शिफ्ट दिखाई देगा फ्रॉम द यूरोपियन कंट्रीज, फ्रॉम द जापान, फ्रॉम द नाफ्टा टुवर्ड्स एशियन कंट्रीज। सो द मेजर रीजन एक तो आप कंसिडर कर सकते हो, विच इज बिकॉज ऑफ द अवेलेबिलिटी ऑफ द रॉ मटेरियल्स, क्योंकि ये सारे जो रॉ मटेरियल्स है, कोई भी स्पेशलिटी केमिकल्स में बनाने के लिए यूज होते हैं, वो काफी ज्यादा प्रपोर्शन में एशियन कंट्रीज में नेचुरली अवेलेबल होते हैं। एंड सेकेंड जो रीजन मुझे लगता है कि जो ये कंट्रीज हैं, जो डेवलप्ड कंट्रीज है, उनमें जो कंज्यूमर की डिमांड है, जो डोमेस्टिक डिमांड है, वो काफी ज्यादा घट गई है। एंड इसके वजह से क्या हो गया कि उनके जो बल्क केमिकल्स है या उनके जो भी इंटरमीडिएट्स हैं, वो कंप्लीटली जो उसके वॉल्यूम्स है वो एब्जॉर्ब नहीं कर पा रहे। उनकी वजह से उनके जो कैपिटल स्ट्रक्चर है, कॉस्ट स्ट्रक्चर है, वो काफी ज्यादा अफेक्ट होता है। और वो अगर वो डोमेस्टिक डिमांड ही उनकी अगर कम हो जाती है, तो वो ज्यादा से ज्यादा प्रॉफिट जनरेट नहीं कर पाएंगे। सो दिस इज अगेन द मेजर रीजन, जिसके वजह से जो जापान की जो सुमिटोमो जो केमिकल कंपनी थी, उन्होंने अपना इथिलीन का प्लांट शट डाउन किया था, विच इज मेनली बिकॉज ऑफ द रिडक्शन इन द डोमेस्टिक डिमांड। सिमिलरली हम BASF करके जो जर्मन कंपनी है, उसने भी अपने बेसिक और इंटरमीडिएट केमिकल का जो प्लांट है,
वो उन्होंने शट डाउन कर लिया था अगेन, क्योंकि वो जो प्रोडक्ट्स थे वो एक तो वो लो मार्जिन प्रोडक्ट्स थे, और जिसके वजह से डोमेस्टिक डिमांड उसकी कम हो रही थी इवेंचुअली, और उनके जो वॉल्यूम्स है वो भी अच्छे से कंज्यूम नहीं हो पा रहे थे। इसीलिए उन्होंने डिसाइड किया कि वो जो उनके जो बेसिक और इंटरमीडिएट्स के जो प्लांट्स है वो शट डाउन करके वो हायर वैल्यू एडेड प्रोडक्ट्स की तरफ शिफ्ट करेंगे। अगेन ये जो मेजर शिफ्ट है वो हम एग्रो सेक्टर, टेक्सटाइल, पेंट्स, पर्सनल केयर, ये सेगमेंट्स के सेक्टर में हम ज्यादा देख सकते हैं। अगेन जो थर्ड एंड द फोरमोस्ट रीजन विच आई फील इज ड्यू टू द एनवायरमेंटल फैक्टर। जो एनवायरमेंट है वो काफी ज्यादा अफेक्ट हो रहा था ड्यू टू दिस केमिकल फैक्ट्रीज रिलीजिंग हैजार्डस स्मोक एंड क्रिएटिंग पोल्यूशन। तो इसके वजह से एनवायरमेंटल फैक्टर को कंसिडर करके चाइना और यूरोपियन जो कंट्रीज है, जापानीज जो कंट्री है, वहां पर इनके जो काफी प्लांट्स थे वो शट डाउन कर दिए गए थे, उन पर रेगुलेटरी रिस्क आ गया था। ये कुछ बेसिक फैक्टर्स है जिसके वजह से हम जो पुल है वो टुवर्ड्स एशियन कंट्रीज मेजरली इन इंडिया देख सकते हैं। अभी कंपनी की हिस्ट्री एक बार अंडरस्टैंड कर लेते हैं। जुबिलेंट लाइफ साइंस जो कंपनी है उसने 1978 में वैम ऑर्गेनिक केमिकल लिमिटेड के नाम से उन्होंने स्टार्ट किया था। वैम इज बेसिकली अ विनाइल एसिटेट मोनोमर जो मेजरली पेंट एंड कोटिंग फॉर्मुलेशंस में यूज किया जाता है। फिर उन्होंने 1981 में उनके जो प्लांट है वैम ऑर्गेनिक्स का उसको थोड़ा सा बैकवर्ड इंटीग्रेट किया टू प्रोड्यूस अ रॉ मटेरियल दैट इज एसिटिक एसिड। एसिटिक एसिड इज द मेजर रॉ मटेरियल विच इज यूज्ड इन द वैम दैट इज विनाइल एसिटेट मोनोमर प्रोडक्शन। इसकी इन्होंने 16,000 टन पर एनम की कैपेसिटी सेटअप की इन गजरौला यूपी। अब एसिटिक एसिड से उन्हें एक और प्रोडक्ट मिला दैट इज द एसिटिक एनहाइड्राइड। उसका भी प्लांट उन्होंने सेटअप किया विद 10,000 टन पर एनम कैपेसिटी। एसिटिक एनहाइड्राइड इज बेसिकली यूज्ड इन प्लास्टिक्स, ड्रग्स, डाइज, परफ्यूम्स एंड फार्मास्यूटिकल जो मेडिसिन होते हैं जैसे एस्प्रिन वगैरह में भी एसिटिक एनहाइड्राइड यूज होता है। रिसेंटली ड्यू टू द कोविड सिनारियोज इनके जो फार्मास्यूटिकल प्रोडक्ट्स थे जैसे आइबुप्रोफेन या फिर पैरासीटामोल, एस्पिरिन, ये सारे प्रोडक्ट्स की काफी ज्यादा डिमांड हाई थी जिसकी वजह से कंपनी को मेजरली काफी फायदा हुआ। गोइंग फॉरवर्ड इन 1990 उन्होंने पिरिडीन और पिकोलिन का प्लांट सेटअप किया विद 500 टन पर एनम कैपेसिटी इंटीग्रेटेड विद एल्डिहाइड्स। एल्डिहाइड्स अगेन इट इज अ मेजर कंपोनेंट विच इज यूज्ड फॉर प्रोडक्शन ऑफ एग्रोकेमिकल्स, फार्मास्यूटिकल्स एंड पेंट इंडस्ट्रीज। वहां पर इसका यूज बहुत ज्यादा होता है। अब एल्डिहाइड्स के साथ उन्होंने पिरिडीन और पिकोलिन ही गजरौला यूपी में ही बनाना चालू कर दिया विद अ कैपेसिटी ऑफ 500 टन पर एनम। फिर 1998 में उन्होंने एक्वायर किया एसिटिक एसिड का प्लांट इन नीरा विच इज इन महाराष्ट्र। अब उनकी कैपेसिटी थी 16,500 टन पर एनम। गोइंग फॉरवर्ड इन्होंने 1999 में कैपेसिटी एक्सपेंशन किया ऑफ पिरिडीन्स एंड पिकोलिन प्लांट्स टू 6,000 टन पर एनम कैपेसिटी। जो पिरिडीन्स एंड पिकोलिन्स है ये इनके मेजर कंट्रीब्यूटर है टुवर्ड्स द रेवेन्यूज, क्योंकि इनके मार्जिन्स भी काफी ज्यादा होते हैं। इनके बारे में हम आगे डिस्कस करेंगे। फिर 2000 में इन्होंने इथाइल एसीटेट का प्लांट सेटअप किया विद 20,000 टन पर एनम कैपेसिटी विच इज इन नीरा महाराष्ट्र। इथाइल एसीटेट अगेन इनका एक की इंग्रेडिएंट है, जो उनका एक सेगमेंट है लाइफ साइंस केमिकल्स, उसमें ये की इंग्रेडिएंट है। इसके बारे में भी हम आगे डिस्कस करेंगे डिटेल में। इन 2007 उन्होंने जो एसिटिक एनहाइड्राइड की 10,000 टन पर एनम की कैपेसिटी थी गजरौला यूपी में, विद उन्होंने एक और कैपेसिटी ऐड की इन नीरा महाराष्ट्र विद 17,000 टन पर एनम कैपेसिटी। फिर 2009 में उन्होंने एक और कैपेसिटी एक्सपेंशन किया ऑफ पिरिडीन्स एंड पिकोलिन्स ऑफ 60,000 टन पर एनम कैपेसिटी। तो इन्होंने 500 टन पर एनम कैपेसिटी से चालू किया था, फिर उन्होंने उसे 6,000 टन पर एनम कैपेसिटी की, और फिर 2009 में उसी कैपेसिटी को बढ़ाकर उन्होंने 60,000 टन पर एनम कैपेसिटी कर दी। एंड एक और चीज मैं आपको यहाँ पर बताना भूल गया कि उन्होंने विटामिन B4 में भी एंटर किया था इन 1999। अगेन B4 जो विटामिन है ये मेजरली यूज होता है इन एनिमल हेल्थ सेगमेंट। जो एनिमल का लीवर है उसको हेल्दी रखने के लिए ये विटामिन B4 यूज किया जाता है।
सो ग्रेजुअली इन्होंने एनिमल हेल्थ केयर सेगमेंट में भी यहाँ पर एंट्री कर ली थी। फिर गोइंग फॉरवर्ड इन 2011 इन्होंने विटामिन B3 का भी प्लांट सेटअप किया इन भरूच, इन गुजरात। सो विटामिन B3 के प्लांट जब उन्होंने सेटअप किया विद 14,000 टन पर एनम कैपेसिटी, इनकी एंट्री हो गई ह्यूमन हेल्थ सेगमेंट में, क्योंकि विटामिन B3 इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर न्यूट्रिशन। फिर 2012 में इनकी जो एसिटिक एनहाइड्रेट की कैपेसिटी जो 17,000 टन पर एनम की थी, वो उन्होंने कैपेसिटी एक्सपेंशन किया विद 50,000 टन पर एनम कैपेसिटी। फिर 2019 में इन्होंने 50,000 टन पर एनम की कैपेसिटी, सेम कैपेसिटी भरूच गुजरात में भी सेटअप की फॉर एसिटिक एनहाइड्राइट। एंड देन 2013 में इन्होंने क्लोरिनेटेड पिरिडीन्स के प्लांट सेटअप किए इन भरूच विद 24,000 टन पर एनम कैपेसिटी। इन 2021 रिसेंटली इन February उनका डीमर्जर हुआ इनटू जुबिलेंट इनग्रीविया एंड जुबिलेंट फार्मोआ। सो अगर इनकी हम टोटल जर्नी देखें तो इनको 40+ years ऑफ एक्सपीरियंस है इन लाइफ साइंस प्रोडक्ट्स, 30+ years ऑफ एक्सपीरियंस है इन pyridine केमिस्ट्री एंड वैल्यू एडेड स्पेशलिटी प्रोडक्ट्स, 20+ years ऑफ एक्सपीरियंस in vitamin B4 and the premixes and 10+ years of experience in vitamin B3। सो काफ़ी ज़्यादा एक्सपीरियंस्ड कंपनी है, काफ़ी ज़्यादा इन्हें एक्सपीरियंस है उनके केमिकल्स का, उनके जो की इंग्रेडिएंट्स है उनका, क्योंकि काफ़ी लॉन्ग टाइम से ये पर्टिकुलर सेम चीज़ें ये करते आ रहे हैं। सो एक बार हम कंपनी के मैनेजमेंट के बारे में डिस्कस कर लेते हैं। इनके जो CEO एंड MD है राजेश श्रीवास्तव जी, ये 55 इयर्स के हैं और इन्होंने 2000 में जुबिलियंट जो ग्रुप है उसको ज्वाइन किया था। सो अभी इन्हें मोर देन 2 डिकेड जो है जुबिलियंट के साथ, और इंडस्ट्री एक्सपीरियंस इनको 35 इयर्स का है, 34 इयर्स का है। इन्होंने केमिकल टेक्नोलॉजी में B.Tech किया है फ्रॉम हारकोट बटलर टेक्नोलॉजिकल यूनिवर्सिटी कानपुर, और इन्हें एक मास्टर्स की डिग्री भी इन्होंने हासिल की है इन मार्केटिंग मैनेजमेंट फ्रॉम जमुनालाल बजाज इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट स्टडीज विच इज मुंबई एफिलिएटेड। सो ही इज अगेन वन ऑफ द फर्स्ट डायरेक्टर्स फ्रॉम द कंपनी हु इज री-डेजिग्नेटेड एज अ CEO। सो ये पहले भी CEO रह चुके हैं और अभी फिर से जब ये डीमर्जर हुआ तो उन्हें फिर से February 6, 2021 में इन्हें फिर से CEO का पोस्ट दिया गया है। सो अगर हम अनिल खुबचंदानी देखेंगे जो प्रेसिडेंट है इनके स्पेशलिटी केमिकल सेगमेंट का, उन्हें 29 इयर्स ऑफ एक्सपीरियंस है इंडस्ट्री में। आर कुमार जो इनके प्रेसिडेंट है न्यूट्रिशन एंड हेल्थ सोल्यूशन के, इन्हें 35 इयर्स ऑफ इंडस्ट्री एक्सपीरियंस है। चंदन सिंह जो इनके लाइफ साइंस केमिकल सेगमेंट के प्रेसिडेंट है, उन्हें 35 इयर्स ऑफ इंडस्ट्री एक्सपीरियंस है। प्रकाश बिष्ट जो इनके CFO है, चीफ फाइनेंशियल ऑफिसर, इन्हें 32 इयर्स ऑफ एक्सपीरियंस है। आनंद पांडे जी ये जो चीफ ऑफ ऑपरेशंस है, इन्हें 35 इयर्स ऑफ एक्सपीरियंस है। विनीता कौल जो HR हेड है, वो भी 25 इयर्स से सेम इंडस्ट्री में है। प्रसाद जुगलेकर जी जो सप्लाई चेन के हेड है, उन्हें 28 इयर्स ऑफ एक्सपीरियंस है। तो काफ़ी ज़्यादा एक्सपीरियंस इनकी जो मैनेजमेंट टीम है वो यहाँ पे दिखाई दे रही है, जो जिनके पास ऑन एन एवरेज 30 इयर्स का इंडस्ट्री एक्सपीरियंस है। तो कोई भी कंपनी के लिए आप समझ सकते हो इंडस्ट्री एक्सपीरियंस होना मैनेजमेंट के लिए कितना ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि वो सारे बिजनेस साइकिल देख चुके होते हैं, उन्हें पता रहता है कि कौन से साइकिल में किस तरह से प्ले करना है। सो काफ़ी ज़्यादा एक्सपीरियंस मैनेजमेंट है, ये बहुत ही अच्छा पॉजिटिव फैक्टर है इस कंपनी के लिए। सो अगर हम वैल्यू चेन की बात करें, सो फार्मा सेक्टर में, फार्मा कंपनी में जो वैल्यू चेन है वो इस तरह से होती है। सबसे पहले आते हैं की स्टार्टिंग मटेरियल, जिन्हें हम फीड स्टॉक्स या रॉ मटेरियल्स भी कह सकते हैं। फिर आते हैं इंटरमीडिएट्स, फिर आते हैं एक्टिव सब्सटेंसेस, फिर उनसे बनते हैं फॉर्मुलेशंस, और फिर बाद में एंड प्रोडक्ट बनता है। अगर हम केमिकल कंपनी का वैल्यू चेन देखें तो सबसे पहले आते हैं फीड स्टॉक्स, फिर आते हैं बल्क केमिकल्स, फिर आते हैं इंटरमीडिएट्स, फिर स्पेशलिटी केमिकल्स, और फिर बाद में कंज्यूमर केमिकल्स आते हैं। सो ये जो जुबिलियंट इनग्रीविया जो कंपनी है वो मेजरली इंटरमीडिएट सेगमेंट में है। जो पहले बल्क केमिकल करती थी वो अभी उन्होंने एंट्री ली है इन द इंटरमीडिएट सेक्शन। तो जुबिलेंट इनग्रीविया के अगर हम वैल्यू चेन देखें तो ये जो आप ग्रीनिश पार्ट देख रहे हो,
सो यहाँ पर जुबिलेंट इंग्रेविया का मेजरली प्रेजेंस है। सो अगर हम फार्मा वैल्यू चेन देखें, जो वो इंटरमीडिएट सेगमेंट में काम करते हैं, उनमें वो इंटरमीडिएट सेगमेंट ही अपने आप में काफी ज्यादा उसके सब डिविजन है। सो सबसे पहले आता है फीड स्टॉक्स, जिसमें एथेनॉल है। सो एथेनॉल वो मोलासेस से प्रोक्योर करते हैं। फिर स्पेशलिटी बिल्डिंग ब्लॉक्स में इनके आते हैं एसिटिक एनहाइड्राइट, प्रोपियोनिक एनहाइड्राइट, इथाइल एसीटेट, पिरिडीन्स एंड पिकोलिन्स। ये सारे स्पेशलिटी बिल्डिंग ब्लॉक्स है जिनसे स्पेशलिटी केमिकल्स बनते हैं, जैसे अमीनो पिरिडीन्स, स्पेशलिटी इथेनॉल, एथेनॉल वगैरह। और फिर बाद में स्पेशलिटी केमिकल से बनते हैं जीएमपी इंटरमीडिएट्स, जिसमें पीएनबी हो गया या डीबी3, ऐसे केमिकल्स हो गए। फिर अगर इनके हम एग्रो चेन देखें, सो इंटरमीडिएट्स में इनके स्पेशलिटी ब्लॉक्स में आते हैं एसिटिक एनहाइड्राइड, एसिटल्डिहाइड, पिरिडीन्स एंड पिकोलिन्स। फिर ये स्पेशलिटी बिल्डिंग ब्लॉक से बनते हैं इनके स्पेशलिटी केमिकल्स, जो डेरिवेटिव्स होते हैं, मेजरली अल्कली डेरिवेटिव्स, अमीनो पिरिडीन्स एंड स्पेशलिटी एथेनॉल। सो जो स्पेशलिटी एथेनॉल है वो इनका फार्मा और एग्रो दोनों के वैल्यू चेन में इनका प्रोडक्ट है, लेकिन इससे जनरेट होने वाले रेवेन्यूज काफी कम है। सो कंपनी का आगे जाके ये सेगमेंट को स्ट्रॉन्ग करना इनका वन ऑफ द मिशन है। अगर हम न्यूट्रिशनल वैल्यू चेन देखें तो इनके आते हैं रॉ मटेरियल्स, जिसमें पिकलिन्स आते हैं, साइनोपिरिडीन्स आते हैं, एसिटिक एनहाइड्राइड और इथाइल एसीटेट। सो यहाँ पर एक मेजर चीज देखने जैसी है कि इनके जो रॉ मटेरियल का सेगमेंट है वो नाम कहीं ना कहीं हमने ऊपर के इनके वैल्यू चेन में देखे हैं, जो बिल्डिंग ब्लॉक्स के जैसे काम करते हैं। सो कंपनी की यहाँ पे जो स्ट्रेटेजी है वो काफी ज्यादा मुझे स्मार्ट स्ट्रेटेजी यहाँ पे दिखाई देती है, कि एक कंपनी एक एक वैल्यू चेन के इनके बिल्डिंग ब्लॉक्स दूसरे वैल्यू चेन के रॉ मटेरियल्स में वो यूज कर रहे हैं। मतलब कंपनी यहाँ पर इंटीग्रेशन जो है इनके इन हाउस इंटीग्रेशन वो काफी ज्यादा स्ट्रांग है। सो इससे फायदा क्या होता है, एक तो सबसे पहले कि इनका जो कॉस्ट है वो काफी ज्यादा कम लगता है, कॉस्ट इफेक्टिव हो जाता है। और अगर सप्लाई चेन आपका इंटीग्रेटेड है आपस में ही, तो जो क्वालिटी है, जो प्योरिटी है, वो काफी ज्यादा मेंटेन रहती है। फिर यही रॉ मटेरियल से कंपनी के हेल्थ इंग्रेडिएंट जैसे विटामिन बी3, बी4 और पिकोलिनेट्स वगैरह बनते हैं। फिर इन्हीं इंग्रेडिएंट्स से इनके फॉर्मुलेशन या प्रीमिक्सेस बनते हैं, जो एग क्वालिटी एनहांसेस होता है, अमीनो एसिड्स हो गए, या AD2 प्रीमिक्सेस हो गए फॉर फोर्टिफिकेशन एंड फॉर बेवरेजेस बनते हैं। और इन्हीं फॉर्मुलेशन से इनके परफॉर्मेंस इंग्रेडिएंट बनते हैं, जो बेसिकली एसिडिफायर्स होते हैं। अगर हम कंपनी का ओके इसमें मैं आपको इनकी जो CDMO सर्विसेज है इसके बारे में मैंने आपको बताया नहीं। सो CDMO सर्विसेज बेसिकली वो सर्विसेज होते हैं, अगर कोई केमिकल या फार्मा कंपनी जो R&D करती है, अगर उसी के मैन्युफैक्चरिंग को अगर आउटसोर्स करना है तो उसे CDMO कहते हैं। सो ये जो कंपनी है वो सारे सेगमेंट्स के लिए, इनके ऑल द 3 सेगमेंट्स के लिए CDMO प्रोवाइड करती है। और जैसे जैसे जो फाइन केमिकल्स का मैन्युफैक्चरिंग या डिमांड बढ़ रहा है, उसी तरह से इनके CDMO जो सर्विसेज है इनसे रेवेन्यू जनरेट होना भी काफी ज्यादा बढ़ गया। सो जैसे एक होता है बेसिक केमिकल्स, एक होते हैं बल्क केमिकल्स, और एक होते हैं फाइन केमिकल्स। सो फाइन केमिकल्स का डिमांड बढ़ रहा है, जिसकी वजह से इनके CDMO सर्विसेज के रेवेन्यूज भी डबल हो रहे हैं। सो इनके पास करंटली 250 करोड़ की ऑर्डर बुक ऑलरेडी है इनके पास, सो जो आगे जाके काफी ज्यादा बढ़ेगी गोइंग फॉरवर्ड। सो CDMO सर्विसेज भी इनके रेवेन्यूज को कंट्रीब्यूट करेंगे। सो आप जानते हैं कंपनी का बिजनेस मॉडल, जैसे कि हमने देखा था पहले भी, कि ये 3 मेजरली सेगमेंट्स में डिवाइडेड है। स्पेशलिटी केमिकल्स, जिसमें आते हैं स्पेशलिटी इंग्रेडिएंट्स, फाइन केमिकल्स, क्रॉप प्रोटेक्शन केमिकल्स और CDMO सर्विसेज। फिर आते हैं इनके न्यूट्रिशनल हेल्थ सॉल्यूशंस, जिसमें न्यूट्रिशन हेल्थ इंग्रेडिएंट्स, एनिमल न्यूट्रिशन हेल्थ सॉल्यूशंस, ह्यूमन न्यूट्रिशन एंड हेल्थ सॉल्यूशंस। फिर इनके केमिकल लाइफ साइंस केमिकल्स आते हैं, इसमें लाइफ साइंस इंग्रेडिएंट्स एंड स्पेशलिटी एथेनॉल आता है। सो जो स्पेशलिटी केमिकल है, जिसमें जिनमें उनके 32 प्रोडक्ट्स है, वो 32% सेल्स कंट्रीब्यूट करते हैं। हेल्थ एंड न्यूट्रिशन का जो सेगमेंट है वो 24 प्रोडक्ट्स है उसमें, और 18% वो सेल्स कंट्रीब्यूट करते हैं।
लाइफ साइंस के इनके 7 प्रोडक्ट्स हैं, लेकिन वो अराउंड 50% सेल्स कंट्रीब्यूट करते हैं। ये सारे सेगमेंट्स को हम आगे डिटेल में देखेंगे। इनके पास क्लोज टू 1400 कस्टमर्स है। इनके 94 पेटेंट्स ऑलरेडी हो चुके हैं और 152 पेटेंट्स अभी पेंडिंग है। इनके जो 2 to 3 years का पाइपलाइन है उसमें इनके 65 प्रोडक्ट्स आने वाले हैं। इनके पाइपलाइन में 65 न्यू प्रोडक्ट्स है अभी भी, जिसमें 32 स्पेशलिटी केमिकल्स के हैं, 24 न्यूट्रिशन एंड हेल्थ के हैं एंड 7 लाइफ साइंस के केमिकल्स इनके पाइपलाइन में। सो कंपनी का कोर एप्लीकेशन देखें तो फार्मास्यूटिकल्स में वो एज ए एपीआई प्रोवाइडर है, न्यूट्रिशन में वो एनिमल, ह्यूमन, न्यूट्रास्यूटिकल एंड एनर्जी ड्रिंक्स में है, एग्रोकेमिकल जैसे हर्बिसाइड्स, इंसेक्टिसाइड्स और फंगिसाइड्स जो उनके पिरिडीन्स और पिकोलिन्स है वो ये एग्रोकेमिकल्स में आते हैं। डायरेक्ट कंज्यूमर का जो है वो कॉस्मेटिक्स, माउथ वॉशेस, माइक्रो एंटी माइक्रोबियल वगैरह, ये बहुत ही छोटा सेगमेंट है इनका। यहाँ पर इनका प्रेजेंस कंज्यूमर में ज्यादा नहीं है, इंडस्ट्री, फार्मास्यूटिकल, एग्रो में बहुत ज्यादा है। और इंडस्ट्रियल में पेंट्स, पैकेजिंग, फ्यूल ब्लेंडिंग एंड सॉल्वेंट्स जो ये है वो इथाइल एसीटेट जिसकी मैंने बात की थी वो मेजर सॉल्वेंट है। ये इनके अगर हम रेवेन्यूज देखें तो 35% फार्मा से आता है, 21 न्यूट्रिशन से आता है, इंडस्ट्री से 23 आते हैं, एग्रो से 18 आते हैं और कंज्यूमर से जैसे मैंने बताया था वो 3% रेवेन्यूज कंट्रीब्यूट करते हैं। इनके जो मेजर 10 कस्टमर्स है वो 22% रेवेन्यूज कंट्रीब्यूट करते हैं एंड अदर 78। जोग्राफिकल डाइवर्जेंस देखे तो वहां पर 61% इंडिया से आता है, नॉर्थ अमेरिका से 5%, यूरोप से 19 और रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड से 16% रेवेन्यू जनरेट होता है। इनके जो मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटीज है वो है गजरौला यूपी, जहाँ पर इनका R&D भी है, नोएडा उत्तर प्रदेश में इनका R&D है, R&D सेंटर है और कॉरपोरेट ऑफिस है, समोला गुजरात में इनका मैन्युफैक्चरिंग प्लांट है, भरूच में इनका R&D फैसिलिटी प्लस मैन्युफैक्चरिंग प्लांट है, अंबरनाथ में इनका मैन्युफैक्चरिंग प्लांट है और नीरा महाराष्ट्र में भी इनका प्लांट है। सो इनके 3 R&D सेंटर्स है इन भरूच, गजरौला एंड इन नोएडा। अगर इनके तो अभी इनका हम स्पेशलिटी केमिकल्स का सेगमेंट अंडरस्टैंड करते हैं। सो स्पेशलिटी केमिकल्स में इनके जो यहाँ पर आप देख सकते हो 2 मेजर प्रोडक्ट है, वो है पिरिडीन्स और बेटा पिरिडीन्स या पिकोलिन्स। सो ये लार्जेस्ट रेंज ऑफ प्रोडक्ट बनाते हैं इन पिरिडीन्स एंड पिकोलिन्स और उसके डेरिवेटिव्स में। ये अमंग्स द टॉप 2 है इन बेटा पिरिडीन प्रोडक्ट्स एंड 1 इन द 11 पिरिडीन डेरिवेटिव्स। सो डेरिवेटिव्स में आप इनके अल्फा, बीटा, गामा वगैरह डेरिवेटिव्स आते हैं। लार्जेस्ट रेवेन्यू कंट्रीब्यूटर है जो इनका पिरिडीन और पिकलिन्स का, वो लार्जेस्ट रेवेन्यू कंट्रीब्यूट करता है एंड ये जो है वो लोएस्ट कॉस्ट प्रोड्यूसर है पिरिडीन, बेटा और उसके डेरिवेटिव्स का, क्योंकि ये आप देखोगे ये कम्प्लीटली इन हाउस ही इंटीग्रेटेड है। जैसे मैंने आपको पहले भी बताया था, अगर कोई कंपनी का वर्टिकली इंटीग्रेटेड है तो उनका जो कॉस्ट इफिशिएंसी है वो बढ़ जाता है। एंड पिरिडीन्स और पिकोलिन्स को बनाना इतना आसान भी नहीं है, क्योंकि वो अपने आप में एक टीडियस प्रोसेस है एंड सेकेंडली उसके अप्रूवल को भी 3 to 5 years लगते हैं, जिसके वजह से ये एक तो मार्केट लीड कर रहे हैं और ये काफी लोवेस्ट कॉस्ट पे उसे प्रोड्यूस भी कर रहे हैं। और ये पिरिडीन्स जो है वो एज अ रॉ मटेरियल यूज किया जाता है इन हर्बिसाइड विच इज पैराक्वेट। सो पैराक्वेट जो एग्रोकेमिकल है वो मेजरली यूज होता है इन हर्बिसाइड्स। सो ये काफी ज्यादा टॉक्सिक बताया गया था फॉर ह्यूमंस एंड फॉर एनिमल्स, जिसके वजह से चाइना जो लार्जेस्ट प्रोड्यूसर था पैराक्वेट का विद 80% ग्लोबल वॉल्यूम्स, उसे बैन कर दिया था एंड जिसके वजह से इनके जो पिरिडीन्स के सेल्स है वो काफी ज्यादा डिस्टर्ब हो रहे थे। सो फिर इन्होंने उसके डेरिवेटिव्स में एंटर किया और फिर उन्होंने फिर बाद में उन्होंने एंटी टीबी ड्रग्स और विटामिन B3 और एनिमल फीड के सेगमेंट में इन लोगों का एंट्री हुआ, जिसके वजह से जो वो रिस्क था वो काफी अच्छे से मिटिगेट हो गया। तो यहाँ पर एक स्मार्ट मूव मैनेजमेंट की यहाँ पर दिखाई देती है, जो उन लोगों ने स्मार्टली अपने जो रिस्की प्रोडक्ट था उसको कहीं और डाइवर्ट कर लिया।
सो बाय एप्लीकेशन देखेंगे, सो स्पेशलिटी केमिकल्स 49% रेवेन्यूज कंट्रीब्यूट करते हैं, एग्रो 29% रेवेन्यू कंट्रीब्यूट करते हैं, कंज्यूमर 8 एंड इंडस्ट्रियल अगेन 8% रेवेन्यूज। तो स्पेशलिटी केमिकल का अगर हम ग्रोथ ड्राइवर देखें तो कंपनी जो कीटीन कैपेबिलिटीज है इनकी, जो वो एसिटिक एसिड को डिहाइड्रेट करके एक्सट्रैक्ट करते हैं कीटीन को, उसको वो आगे फर्दर इंटीग्रेट करने वाली है टू एंटर इनटू द डाइकीटीन डेरिवेटिव्स। सो डाइकीटीन के बारे में मैं आपको एक बेसिक आइडिया दे देता हूँ। सो डाइकीटीन डेरिवेटिव्स का मेजर एप्लीकेशन होता है इन फार्मास्यूटिकल इन एंड एग्रो केमिकल्स में। सो जो मैनेजमेंट का कहना है कि कंपनी जो इंडिया है वो अराउंड 4,000 to 5,000 टन पर एनम का डाइकीटीन इंपोर्ट करती है। सो इंपोर्ट 40% डाइकीटीन इंपोर्ट होता है, एंड इंडिया में सिर्फ लक्ष्मी ऑर्गेनिक है जो डाइकीटीन के डेरिवेटिव्स बनाती है इतने लार्ज स्केल पे, जो 55% मार्केट शेयर भी होल्ड करते हैं। सो इनका मानना यह है कि अगर वो पहले से ही अगर वो कीटीन केमिस्ट्री में ऑलरेडी एंटर्ड हैं तो उनके लिए डाइकीटीन बनाना बहुत ही ज़्यादा सिंपल होगा। और ये लक्ष्मी ऑर्गेनिक जो है उन्होंने डाइकीटीन जो है वो एक्वायर किया था। डाइकीटीन का प्लांट है वो क्लेरियंट केमिकल से 2011 में एक्वायर किया था, इसके वजह से वो डाइकीटीन बना पा रहे हैं। लेकिन ये जो जुबिलियंट इंग्रेविया है वो पहले ही कीटीन केमिस्ट्री में एग्जिस्ट करते हैं, तो उनके लिए डाइकीटीन बनाना बहुत ही ज़्यादा लो कॉस्ट होगा, बहुत ही ज़्यादा इजी हो जाएगा। और मैनेजमेंट का ये भी कहना है कि उसके जो प्लांट्स है वो स्टार्ट हो चुके हैं, मतलब उन पे काम होना स्टार्ट हो चुका है, और जो उनसे जो कमर्शियल प्रोडक्शन है वो बाय द एंड ऑफ Q3 स्टार्ट हो जाएगा। सो इसके वजह से क्या होगा, वो आगे जाके 6 न्यू डाइकीटीन के डेरिवेटिव्स बनाएंगे, और इसके वजह से वो इंटरमीडिएट से थोड़ा और आगे जाएंगे वैल्यू चेन में टुवर्ड्स द एक्टिव सब्सटेंसेस। अगर हम इनके सेकंड सेगमेंट की बात करते हैं, न्यूट्रिशन एंड हेल्थ साइंस, इसमें जो विटामिन आते हैं इनके B3 और B4, सो वो टॉप 2 मैन्युफैक्चरर है इन विटामिन B3, ग्लोबली टॉप 1 मैन्युफैक्चरर है इन नियासिनामाइड, एंड लार्जेस्ट मैन्युफैक्चरर ऑफ विटामिन B4। सो विटामिन B4 एक तो वो इंटीग्रेटेड है 100%, उसके जो रॉ मटेरियल है जिसको बनाने के लिए जो मटेरियल लगते हैं वो इन हाउस ही बन रहे हैं, जिसकी वजह से वो एक तो लो कॉस्ट पे बनता है, एंड सेकेंडली ये इसमें उनको मोर देन 30 इयर्स का एक्सपीरियंस भी है। सो इसके वजह से इनके लिए बहुत ही ज़्यादा फायदेमंद हो जाता है। इनका एनिमल फीड में इनका एक हर्बल प्रोडक्ट भी है फाइटोशील्ड के नाम का। सो जिसके वजह से इनके जो विटामिन B4 है जिससे वो 30 ईयर से प्रोक्योर कर रहे हैं, बना रहे हैं, उसमें उनसे उन्हें 84% के रेवेन्यू जनरेट हो रहे हैं, 13% फूड से और कॉस्मेटिक से 3%। मेजर कंट्रीब्यूटर जो है वो उनका यूरोपियन कंट्रीज है, इंडिया से 21% रेवेन्यू जनरेट हो रहा है, चाइना से 20, अमेरिका से 14 और रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड से 12% रेवेन्यू जनरेट हो रहा है। सो न्यूट्रिशन एंड हेल्थ सेगमेंट का अगर हम एप्लीकेशन देखें तो एक तो सबसे पहले आता है पोल्ट्री में, जहाँ पे लीवर प्रोटेक्शन, बेटर मीट क्वालिटी, एग एनहांसर, फीड क्वालिटी एंड इम्यूनिटी एनहांसर वगैरह में इनके प्रोडक्ट्स है, जिनकी लिस्ट आप यहाँ पर देख सकते हो। डेयरी में इनके मिल्क एनहांसर, एंटी स्ट्रेस सॉल्यूशंस एंड क्वालिटी ऑफ मिल्क, हाई क्वालिटी ऑफ मिल्क, जिसके प्रोडक्ट्स के नेम यहाँ पर मेंशन्ड है, एंड एक्वा में फीड इफिशिएंट सॉल्यूशंस एंड फीड क्वालिटी सॉल्यूशंस के इनके प्रोडक्ट्स है। सो मेजर एप्लीकेशन इनका एनिमल फीड में आता है, पेट फूड में आता है, हेल्थ केयर में आता है, कॉस्मेटिक्स, एनर्जी ड्रिंक्स, ब्रेकफास्ट, न्यूट्रिसिटिकल एंड वेट सप्लीमेंट्स। सो हमें पर्सनली लगता है कि न्यूट्रिशन एंड हेल्थ जो सेगमेंट है वो इनका काफ़ी अच्छे से उनके लिए रेवेन्यूज ड्राइव कर सकता है, क्योंकि आप देखेंगे तो एनिमल हेल्थ के तरफ रिसेंटली काफ़ी ज़्यादा शिफ्ट हुआ है। मतलब जो कंपेनियन एनिमल्स है, जो पेट है, उन पर बहुत ज़्यादा ध्यान दिया जा रहा है, एंड विद द इंक्रीज इन जूनॉटिकल डिसीजेस जो एनिमल्स से ह्यूमन को होती है,
वो भी काफी ज्यादा कॉन्शियस हुए हैं लोग उस वो पर्टिकुलर चीज को लेकर के, जिसकी वजह से एनिमल हेल्थ पे काफी ज्यादा अटेंशन आ रहा है। एंड हैविंग सेड दैट, इनके जो रेवेन्यूज है वो भी काफी अच्छे से ग्रो करेंगे, क्योंकि इन लोग ऑलरेडी एनिमल न्यूट्रिशन में इनका कंट्रीब्यूशन है। सो इनके 18 न्यू प्रोडक्ट्स विद रिस्पेक्ट टू एनिमल एंड हेल्थ सॉल्यूशंस पाइपलाइन में है। और इनका न्यूट्रिशन और हेल्थ सॉल्यूशन का जो सेगमेंट है, इसके वॉल्यूम्स पहले से प्री डिसाइडेड रहते हैं, क्योंकि ये अपने कस्टमर्स के साथ लॉन्ग टर्म कॉन्ट्रैक्ट साइन कराते हैं। सो इसके वजह से क्या होता है, एक बेनिफिट इनको, कि अगर उनके रॉ मटेरियल्स के प्राइसेस भी फ्लक्चुएट होते हैं, सो उसका बर्डन इन पे नहीं आता है। वो इवेंचुअली बहुत स्मार्टली उसे अपने कस्टमर्स तक वो पास ऑन कर सकते हैं विद अ स्पैन ऑफ अ क्वार्टर और 2 क्वार्टर्स। अब डिस्कस करते हैं इनके लाइफ साइंस केमिकल्स के बिजनेस के बारे में। सो इसका जो की कंपोनेंट है वो इथाइल एसीटेट और एसिटिक एसिड है। सो इथाइल एसीटेट तो वो एथेनॉल से, बायो एथेनॉल रूट से प्रोक्योर करते हैं, जो मोलासेस से आता है। सो ये टॉप टू ग्लोबली, ये टॉप टू मैन्युफैक्चरर्स है इन एसिटिक एनहाइड्राइट एंड प्रोपियोनिक एनहाइड्राइट। फिर ये मार्केट लीडर है इन एसिटिक एनहाइड्राइट एंड इथाइल एसीटेट सिंस 4 डिकेड्स। ये वर्ल्ड लार्जेस्ट मैन्युफैक्चरर है विद बायो एसिटल्डिहाइड। इन्होंने बैकवर्ड इंटीग्रेशन से मोलासेस एज अ फीडस्टॉक यूज किया टू मैन्युफैक्चर एथेनॉल, जो इनका की इंग्रेडिएंट है इनके एसिटिल्स का। और जो इसका जो रॉ मटेरियल है एसिटिक एसिड, वो काफी ज्यादा उसके प्राइजेस की वजह से इनके मार्जिन अफेक्ट होते हैं। मतलब अगर एसिटिक एसिड की अगर प्राइस ज्यादा रहेगी तो इन्हें ज्यादा फायदे होंगे, अगर कम रहेगी तो कम उनके मार्जिन हो जाते हैं। सो इसके बारे में भी हम आगे देखेंगे। सो सबसे पहले हम इथाइल एसीटेट जो है इनका पार्ट, उसके बारे में अंडरस्टैंड करते हैं। सो जैसे कि मैंने बताया था कि वो बायो एथेनॉल रूट से प्रोक्योर किया जाता है और ना कि पेट्रो रूट से। एंड इट इज द 7th लार्जेस्ट इथाइल एसीटेट मैन्युफैक्चरर। और ये जो इथाइल एसीटेट है वो, जैसे मैंने आपको पहले भी बताया था, कि वो एज अ सॉल्वेंट यूज होता है। सो सॉल्वेंट बेसिकली वो होता है जो दो केमिकल्स को जब आप मिक्स करते हो, सो उनको प्रॉपरली उनका मिक्स करने के लिए आपको सॉल्वेंट की जरूरत पड़ती है। सो इथाइल एसीटेट इज द ग्लोबली प्राइमरीली यूज्ड सॉल्वेंट, क्योंकि एक तो उसके कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन काफी कम रहता है, उसका टॉक्सिसिटी काफी ज्यादा कम रहती है, एंड वो एग्रीएबल, उसका जो स्मेल रहता है वो एग्रीएबल रहता है, मतलब वो ज्यादा हार्मफुल नहीं रहता है। एंड अगेन इट इज ग्रीनर इन नेचर, क्योंकि वो एथेनॉल से बनता है, जो मोलासेस से प्रोक्योर किया जाता है। अगर इथाइल एसीटेट की कैपेसिटी देखें तो जुबिलेंट इंग्रेविया के पास 1,50,000 टन पर एनएम की कैपेसिटी है। लक्ष्मी ऑर्गेनिक के पास 1,27,000 टन की है। गोदावरी बेनिफिशरीज बायो रिफाइनरीज के पास 1,05,000 की है। आईओएलसीपी के पास 87,000 की है। और दामपुर अल्कोकेम के पास 50,000 टन पर एनएम की कैपेसिटी है। और इथाइल एसीटेट का जो मेजर ग्लोबल एप्लीकेशंस है वो सबसे ज्यादा पेंट इंडस्ट्री में, एडेसिव्स में, इंक में, फार्मास्यूटिकल एंड अदर टाइप्स ऑफ इंडस्ट्रीज में यूज किया जाता है। इनका जो एथेनॉल है वो फर्दर प्रोसेस के लिए भी, फॉर्मल्डिहाइड और एसिटिल्डिहाइड के लिए भी यूज किया जाता है। एंड ऑल्सो दे आर द लीडिंग सप्लायर्स टू द ऑयल मार्केटिंग कंपनीज फॉर एथेनॉल ब्लेंडिंग। यहाँ पे रेवेन्यूज है फ्रॉम द लाइफ साइंस केमिकल्स, जो अब 17 से 23 के एस्टिमेट्स है यहाँ पर। सो आप देखेंगे तो काफी ज्यादा फ्लक्चुएटिंग है ऊपर नीचे। तो इन 2020 यहाँ पर एक काफी ज्यादा डिप आया था, जहाँ पे उनके मार्जिन जो है वो -28% हुए थे। सो द रीजन बिहाइंड, जब मैनेजमेंट ने इसके बारे में बताया था, वो ये था कि इन द फर्स्ट क्वार्टर ऑफ FY21 जो एसिटिक एसिड के जो प्राइजेस थे वो $350 पर टन हो गए थे, जो काफी ज्यादा ड्रास्टिकली फॉल हो गए थे। एंड रिसेंटली इनका जो मार्जिन है वो अराउंड 1%, और यहाँ पर आप जो इतना अच्छे से बढ़ा हुआ देख रहे हो, विच इज मेजरली ड्यू टू राइज इन द प्राइजेस ऑफ एसिटिक एसिड, जो अभी 1,000 पर टन पे रेंज कर रहे हैं। सो दिस इज द मेजर, एक इनका पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों फैक्टर हो जाता है, क्योंकि ये काफी ज्यादा
इनके वॉलेटिलिटी को डिफाइन करता है। सो इनके जो लाइफ साइंस केमिकल्स के जो प्रोडक्ट्स है जैसे एसेटिक एनहाइड्राइड, इथाइल एसीटेट, बायो एसेटल्डिहाइड, स्पेशलिटी एथेनॉल, इनका मार्केट शेयर हमने यहाँ पर मेंशन किया है। और स्पेशलिटी केमिकल्स जो मैंने आपको पहले भी बताया था कि वो सिर्फ 8% ही कंट्रीब्यूट कर रहा है, जबकि एसेटिक एनहाइड्राइड और बाकी सारे जो है वो डबल डिजिट्स में है। और मैं आपको एक और चीज़ यहाँ पे बताना चाहूँगा, जो लक्ष्मी ऑर्गेनिक है, which is so that company is majorly into life science chemicals only, और लाइफ साइंस केमिकल से ही वो अराउंड 80 to 90% रेवेन्यूज एक्सट्रैक्ट कर रहे हैं। सो लाइफ साइंस केमिकल्स के मेजर एप्लीकेशंस आप इंडस्ट्री में देखते हो विद 41%, फार्मा में 37%, एग्रो में 16% और न्यूट्रिशन में 5%। जैसे फार्मास्यूटिकल्स में भी यूज होते हैं आर्टिफिशियल स्वीटनर्स, एग्रो, पैकेजिंग, कोटिंग, सेल्यूलोज, पॉलीमाइड फिल्म्स जो फोन पे लगते हैं, एंड विटामिन में भी जो लाइफ साइंस के केमिकल्स है वो यूज होता है। कंपनी के 7 प्रोडक्ट्स है इन पाइपलाइन इन द कमिंग ईयर्स। अगर हम फाइनेंशियल्स की बात करें, सो स्पेशलिटी केमिकल्स में हम 2% का ग्रोथ देख सकते हैं कंपेयर टू द लास्ट ईयर। न्यूट्रिशन एंड हेल्थ सॉल्यूशंस में 17% एंड लाइफ साइंस केमिकल्स में 13% का ग्रोथ देख सकते हैं। सो ये दो फैक्टर्स विच आर मेजरली ड्यू टू कोविड रीजंस। सो ये कोविड की वजह से वो ड्राइव हुए हैं ये दोनों भी चीजें। इनके बारे में मैंने बताया, ड्यू टू राइज इन द एसिटिक एसिड प्राइसेस एंड स्टफ्स लाइक दैट। फिर अगर एबिटा देखें तो स्पेशलिटी केमिकल्स का 13% ग्रोथ है, न्यूट्रिशन में 37% एंड लाइफ साइंस में 138% का यहाँ पर हम ग्रोथ देख सकते हैं लाइफ साइंस केमिकल्स में। और मार्जिन्स देखें तो मार्जिन्स जो पहले 21% थे वो 24% हो गए। न्यूट्रिशन एंड हेल्थ के जो 17% थे, 17-18% थे, वो 20-21% हो गए। लाइफ साइंस के जो भी 6% थे वो 13.6 या 14% हो गए। सो ओवरऑल इनके काफी अच्छा यहाँ पर एक जो पॉजिटिव साइकिल में है कंपनी फिलहाल। इनका आरओई भी जो पहले 12% था वो 20% हो गया। आरओई अभी 16.4% है। इन्होंने डेट भी 45 करोड़ लगभग रिड्यूस कर दिया इन द फर्स्ट क्वार्टर ऑफ दिस ईयर। सो काफी ज्यादा क्वांटिटेटिव बेसिस पे भी काफी ज्यादा पॉजिटिव डेवलपमेंट है कंपनी में। कंपनी ने जो मैनेजमेंट है इन्होंने 900 करोड़ का रेवेन्यू जनरेशन प्लान दिया है, और इन्होंने बताया कि स्पेशलिटी इन द कमिंग 3 इयर्स, जिसमें स्पेशलिटी केमिकल से 550, न्यूट्रिशन से 100 करोड़ एंड लाइफ साइंस से 250 करोड़ का रेवेन्यू एक्सपेक्टेड है। तो अगर इनका जहाँ पर वो स्पेशलिटी केमिकल्स हैं, जैसे हमारी पहले बात हुई थी, वो डाइकेटीन सेक्टर में एंटर हो रहे हैं। हेल्थ एंड न्यूट्रिशन में वो एनिमल हेल्थ और ह्यूमन हेल्थ के नए प्रीमिक्सेस डेवलप करने वाले हैं। स्पेशलिटी केमिकल्स में इनकी जो स्पेशलिटी एथनॉल की कैपेसिटी है, जो यहाँ पे वो 8% मार्केट शेयर कंज्यूम कर रहे हैं, उसको वो बढ़ाने वाले हैं। एंड ऑल्सो एनहाइड्राइड्स और एसेटल्डिहाइड के प्रोडक्ट्स में वो वैल्यू एडिशन करने वाले हैं। सो अगर हम कैपेक्स विद रिस्पेक्ट टू ऑपरेटिंग कैश फ्लोज अगर देखें, तो ब्लू कलर का जो दिख रहा है वो ऑपरेटिंग कैश फ्लोज हैं इनके, जो आप हमेशा देखोगे उनके कैपेक्स के फिगर्स से काफी ज्यादा है। सो मतलब इनका अभी का जो भी कैपेक्स होने वाला है वो भी इंटरनल अक्रूवल से ही उसे फुलफिल किया जाएगा। उसके लिए डेट की जरूरत नहीं पड़ेगी। सो विच इज अगेन अ ग्रेट साइन। सो इस तरह से उन्होंने अपने कैपेसिटी एक्सपेंशन कब फंक्शनल होंगे उसके डिटेल्स दिए हैं इन द कमिंग 3 इयर्स। जो सीडीएमओ बिजनेस है इनका भरूच में, वो ऑपरेशनल होगा अप्रैल टू जून क्वार्टर ऑफ 2022। इनके जो स्पेशलिटी केमिकल्स के 2 मल्टीपर्पज प्लांट्स है, वो भी इनके अप्रैल टू जून सेम क्वार्टर में बाय 2022 ऑपरेशनल हो जाएंगे। एसिटिक एसिड जो फूड ग्रेड रहेगा वो भी बाय 2022 का फर्स्ट क्वार्टर में ही ऑपरेशनल हो जाएगा। एसिटिक एनहाइड्राइड का प्लांट बाय क्वार्टर 4 ऑफ 2023 ऑपरेशनल हो जाएगा। एंड एग्रो एक्टिव्स फेज 1 जो है वो 2023 के जैन टू मार्च के क्वार्टर में ऑपरेशनल हो जाएगा। सो जो इन्होंने
900 करोड़ के जो रेवेन्यूज की बात की थी उसका मैंने एक शॉर्ट यहाँ पर अजम्पशंस बनाने की कोशिश की है। सो जो आप यहाँ पर देख सकते हो FY 21 के ये फिगर्स है, इनके करंट रेवेन्यू 684 करोड़ के हैं, इनके एबिटा 117 के हैं विथ मार्जिन ऑफ 17%, इनके पैट 54 करोड़ है और EPS 3.4 करोड़ पे स्टैंड कर रहा है। सो इन्होंने जो 900 करोड़ का जो रेवेन्यू बताया था इंक्रीज होगा बाय बाय 2024 इन द कमिंग 3 years। सो अगर वो पीक कैपेसिटी पे अगर यूटिलाइज होता है, अगर हम कंसिडर करते हैं कि काफी ज्यादा गुड इकोनॉमी रहती है इनकी, तो इनके रेवेन्यूज भी काफी अच्छे से ग्रो कर जाएंगे। पैट 123 करोड़ का हो जाएगा एंड EPS जो है वो अराउंड 8 रुपीज पर शेयर का हो जाएगा, जिसके वजह से इनके जो प्राइस है वो विद इन स्पैन ऑफ 3 years डबल से भी ज्यादा हो जाएंगे। 150% से इनका जो प्राइस है वो शूट अप हो जाएगा, 1947 रुपीज पर शेयर हो जाएगा, जो अभी 778 है। सो अगर इनके जो इतना इफिशिएंटली अगर काम नहीं भी करता है, रेवेन्यूज 900 नहीं जनरेट होके 630 भी अगर रेवेन्यूज इनके जनरेट होते हैं, सो जो इसके बाद भी अगर हम 2024 में इनके जो पैट है वो 90 करोड़ का रहेगा, इनका EPS है वो 5.70 रुपीज पर शेयर रहेगा अर्निंग्स पर शेयर, और इनके जो प्राइस है उसमें भी हम हाइक देख सकते हैं, अराउंड 61% का यहाँ पर हाइक हो जाएगा और इनका शेयर प्राइस अराउंड 1254 हो जाएगा बाय 2024। अगर इनकी इकोनॉमी इतनी अच्छे से नहीं चल पाती है और वो इफिशिएंटली इनके जो प्लांट्स है वो यूज नहीं कर पाते, और रेवेन्यूज जो हमने 70% के कंसिडर किए थे, वो अगर 50% ही इनके रेवेन्यूज एक्सपेक्टेड रेवेन्यूज जो ने 900 बताए थे, वो 50% भी अगर हम उनका कंसिडर करते हैं अराउंड 450 करोड़, तो भी काफी डिसेंट रहेगा। मतलब 54 करोड़ जो वो पैट बना रहे थे वो 67 करोड़ का पैट हो जाएगा, EPS 4.26 हो जाएगा, और इनकी जो प्राइस अप्रिसिएशन है वो अराउंड 20% हो जाएगी। सो अगर ये पुअर हो जाता है तो काफी ज्यादा डाउन फेज में रह सकता है साइकिल। एंड जनरली हम देख सकते हैं कंपनी जब भी कैपेक्स करती है, जब भी कैपेसिटी एक्सपेंशन करती है, तो जो शेयर प्राइस है वो काफी ज्यादा कंसोलिडेट करता है, एक पर्टिकुलर रेंज बाउंड हो जाता है। सो मैं आपको डिस्क्लेमर देना चाहूंगा, यहाँ पर हमने अजम्पशंस किए हैं और ये राइट भी जा सकते हैं और रॉन्ग भी जा सकते हैं। सो ये कॉन कॉल में से एक स्निपेट लिया गया है जहां पर अलीशा मावला जी ने यहाँ पर उन्हें पूछा था कि इज इट फेयर टू अज्यूम दैट इंक्रीमेंटल ग्रोथ फॉर एटलीस्ट 1.5 years, 1.5 साल के लिए, विल बी ओनली फ्रॉम डाइकेटीन बिजनेस एंड देन द कैपेक्स विल कम इन FY 23 विल बी द नेक्स्ट लेग ऑफ ग्रोथ ड्राइवर। सो यहाँ पर ये कहती हैं कि आपका 1-1.5 साल के लिए आपके जो रेवेन्यूज है वो सिर्फ डाइकेटीन बिजनेस से ही आएंगे, या और आपके जो कैपेक्स है उससे जो रेवेन्यू जनरेट होंगे वो FY 23 से हमें दिखाई देंगे। सो इज इट राइट और रॉन्ग, ये वो पूछ रही है। तो यहाँ पर जो राजेश श्रीवास्तव जी है, जो उनके CEO और MD है, उन्होंने उसे हाँ कहते हुए ये भी बताया है कि इन सम प्रोडक्ट्स वी आर ऑलरेडी वर्किंग ऑन डी बॉटलनेकिंग द कैपेसिटी। जो करंट कैपेसिटी यूटिलाइजेशन है कंपनी का वो काफी ज्यादा है। मतलब अगर आप स्पेशलिटी केमिकल्स में देखोगे तो स्पेशलिटी केमिकल्स में वो 85 to 90% के कैपेसिटी यूटिलाइजेशन पे चल रहे हैं। इनके जो लाइफ साइंसेज है वो भी सेम कैपेसिटी यूटिलाइजेशन हो रहा है, अराउंड 85 to 90% का कैपेसिटी यूटिलाइज हो रहा है, और इनके जो न्यूट्रिशनल सेगमेंट है वो भी अराउंड 70 to 80% कैपेसिटी पे हो रहा है। सो इनका कहना ये है कि जो इनके प्रोडक्ट्स है उस पर डी बॉटलनेकिंग होगा, मतलब और भी ज्यादा इफिशिएंटली वो काम करेंगे ताकि इनके जो इन्वेंट्री टर्नओवर्स है, रिटर्न ऑन एसेट्स, वो काफी अच्छे से ग्रो हो जाएंगे। एंड इन सम प्रोडक्ट्स वी आर रेडी विद द एडिशनल कैपेसिटी। सो इनके और भी प्लांट्स रेडी है। So quarter on quarter there is an improvement in the capacity availability for a different set of products, and therefore there is an opportunity. And you can see that last 3 to 4 quarters there have been opportunity for us to growth.
सो इन्होंने ये कहा है कि इनके वॉल्यूम जो काफी अच्छे से ग्रो हो रहे हैं और इनके ऑलरेडी कैपेसिटी काफी ज्यादा पीक पे चल रही है। सो जिसे वो आगे जाके और ग्रो भी कर रहे हैं, और साथ ही साथ उन लोग इफिशिएंट फंक्शनैलिटी पे भी ध्यान दे रहे हैं। सो ओवरऑल हमने इनके सारे तीनों बिजनेस सेगमेंट को एनालिसिस कर लिया है, इनके प्रोडक्ट के बारे में अंडरस्टैंड कर लिया है। सो अगर मैं आपको समराइज करूँ तो इनके लाइफ साइंस के जो केमिकल्स है, जो इथिलीन, एसिटिक एसिड और इथाइल एसीटेट वगैरह आता है, सो इसका वो 25% वॉल्यूम्स लाइफ साइंस केमिकल्स का इनका स्पेशलिटी केमिकल्स में यूज होता है फॉर फॉर्मल्डिहाइड एंड पिरिडीन्स एंड बेटा पिरिडीन्स बनाने के लिए। और इन्हीं सेगमेंट का स्पेशलिटी जो केमिकल्स है, इसी का 45% वॉल्यूम्स वो इनके B4 और B3 जो इनका न्यूट्रिशनल हेल्थ सेगमेंट है वो बनाने के लिए यूज करते हैं। सो 100% इनका जो विटामिन B3 है वो इन हाउस ही बनता है। सो इनका टोटल मॉडल जो है वो काफी ज्यादा इंटीग्रेटेड है इन हाउस ही। सो एक काफी ज्यादा कॉम्पिटिटिव एडवांटेज हो जाता है कंपनी के लिए कि सारी चीजें इंटरनली बन रही है, कॉस्ट इफिशिएंट हो जाता है, पूरे सप्लाई चेन को उन लोग डोमिनेट कर रहे हैं। सो विच इज अगेन अ ग्रेट साइन। सो ग्रोथ ड्राइवर देखे तो जैसे कि हमने देखा फार्मास्यूटिकल एंड एग्रो सेक्टर में टेलविंड्स है, क्योंकि नेचुरल शिफ्ट आ रहा है फ्रॉम यूरोपियन कंट्रीज, जापान जो डेवलप्ड इकोनॉमीज है वहां से टूवर्ड्स डेवलपिंग इकोनॉमीज की तरफ शिफ्ट आ रहा है, मेजरली इन द फार्मास्यूटिकल एंड एग्रो केमिकल सेक्टर। चाइना के प्लांट्स शट डाउन हो रहे हैं ड्यू टू एनवायरमेंटल रिस्क। सो ओवरऑल ये दो सेक्टर में हम ज्यादा करके टेलविंड्स देख सकते हैं। एंड ये जो कंपनी है जुबिलेंट इंग्रेविया, वो काफी ज्यादा इन दो पर्टिकुलर सेगमेंट्स पे फोकस्ड है। और ये जितने प्रोडक्ट्स बना रही है वो पूरा पोर्टफोलियो आपको कोई और कंपनी में मिलना काफी ज्यादा मुश्किल है। जैसे इनके जो क्लोज कॉम्पिटिटर हैं, जो लक्ष्मी ऑर्गेनिक है, वो सिर्फ लाइफ साइंस केमिकल्स पे ही फोकस्ड है, जिनसे वो 90% रेवेन्यूज जनरेट कर रहे हैं। और वो तो इनका एक छोटा सा पार्ट है ये कंपनी का। और इनके जो रॉ मटेरियल्स है वो काफी ज्यादा सेल्फ इंटीग्रेटेड है अंदर ही, जिसके वजह से इनके लॉजिस्टिक कॉस्ट, रॉ मटेरियल के कॉस्ट काफी ज्यादा कम हो जाते हैं। और इनको चाइना पे भी डिपेंडेंट नहीं रहना पड़ता फॉर द रॉ मटेरियल्स। और इनका और ये जो क्लोजर ऑफ प्लांट्स फ्रॉम यूरोप एंड चाइना, उसकी बात हमने कर ली थी। सो दीज आर द फ्यू ग्रोथ ड्राइवर जो हमें दिखाई देता है कंपनी को लेकर के। अगर हम पोटेंशियल रिस्क की बात करें तो एक तो वॉलेटिलिटी इन द एसिटिक एसिड प्राइसेस जो हमने पहले भी देखे थे, जिसके वजह से विटामिन B3 के प्राइसेस फ्लक्चुएट होते हैं और इनके मार्जिन भी फ्लक्चुएट होते हैं। सो जैसे जैसे मार्जिन के फ्लक्चुएट होंगे उनके प्रॉफिटेबिलिटी पे उतना असर दिखाई देगा। एंड सेकेंडली इनके प्रोडक्ट्स काफी ज्यादा है मॉनिटर करने के लिए। सो एक कोई प्रोडक्ट पे इनकी डिपेंडेंसी नहीं है। काफी ज्यादा डाइवर्सिफाइड होने का एक और प्रॉब्लम होता है कि आपके लिए मॉनिटरिंग काफी ज्यादा डिफिकल्ट होती है। और इनके जितने भी प्रोडक्ट्स अभी अराउंड 30-35 या 60 प्रोडक्ट्स इनके पाइपलाइन में है, वो भी डिफिकल्ट हो जाते हैं अंडरस्टैंड करने के लिए, क्योंकि इनके जो अभी अप्रूवल प्रोसेस ही काफी ज्यादा बड़ा रहता है। सो काफी ज्यादा टीडीएस भी होता है। इनकी प्योरिटी जो है वो भी कहीं ना कहीं अफेक्ट हो सकती है अगर इन्होंने कुछ जल्दबाजी होती है तो। फॉर एग्जाम्पल ये जो आपको विनिति ऑर्गेनिक्स करके पता होगा, उन्हें ATPS जो इनका ये है केमिकल है, उसकी प्योरिटी लेवल मैच करने के लिए उन्हें अराउंड 5 इयर्स का टाइम लगा था। और जो वो PAP के सेगमेंट पे काम कर रहे हैं वो पिछले 8 साल से कर रहे हैं ताकि वो उसके प्योरिटी लेवल को मैच कर सके। सो इन्होंने जो टाइम स्पैन बताया विद इन 2 to 3 इयर्स का, वो मुझे काफी ज्यादा डिफिकल्ट टाइम स्पैन लग रहा है जिसमें वो अपने केमिकल्स की प्योरिटी लेवल मैच कर पाएंगे। एंड सेकेंडली और एक और चीज जो इंडस्ट्री रिलेटेड हो जाती है रिस्क में, वो जो रेगुलेटरी रिस्क काफी ज्यादा हो जाती है। लाइक अगर आपके कोई पर्टिकुलर केमिकल से आपके अराउंड 60-70% रेवेन्यूज अगर जनरेट हो रहे हैं, और अगर उसमें कोई हेल्थ हजार्ड या टॉक्सिसिटी अगर पाई जाती है तो उस पर बैन आ सकता है, जिसकी वजह से आपके टोटल जो कामकाज है कंपनी का वो डिस्टर्ब हो सकता है।
या फिर अगर सप्लाई चेन में आपके अगर प्रॉब्लम आता है तो डिफिकल्टीज आ सकती है। सो ये कुछ पोटेंशियल रिस्क भी हमें कंसिडर करने पड़ते हैं अगर हम केमिकल इंडस्ट्री को, अगर हम केमिकल इंडस्ट्री में से कोई कंपनी को एनालिसिस कर रहे हैं तो। सो मस्ट वॉच में हमें इनकी डाइकेटिन कैपेसिटी देखनी पड़ेगी, क्योंकि ये जो है वो 1-1.5 साल के, जैसे मैनेजमेंट का कहना है कि वो 1-1.5 साल के लिए मेजर रेवेन्यू जनरेट करने वाली है। सो उसके कैपेसिटी मॉनिटर करनी पड़ेगी, और इनके जो मार्जिन है वो भी हमें देखने पड़ेंगे कि किस तरह से इनके मार्जिन जो है फ्लक्चुएट हो रहे हैं। सो फ्रेंड्स, हम आशा करते हैं आपको हमारा ये डिटेल एनालिसिस पसंद आया होगा, जिसमें हमने कंपनी के रिलेटेड काफ़ी सारी चीज़ें, काफ़ी क्वालिटेटिव एनालिसिस किया। होपफुली आपको ये इन्फॉर्मेटिव लगा रहेगा, एंड सिमिलर टाइप के वीडियोस देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन करें। मैं आपको यहाँ एक और डिस्क्लेमर देना चाहूँगा कि हम जो भी स्टॉक्स यहाँ पर एनालिसिस करते हैं वो आपके लिए सिर्फ इंफॉर्मेशन पर्पस के लिए ही बनाए जाते हैं, वो कोई स्टॉक रिकमेंडेशंस नहीं होते। कोई भी स्टॉक में इन्वेस्ट करने से पहले आप आपके फाइनेंशियल एडवाइजर को जरूर कंसल्ट करें। थैंक यू।